हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग परमाणु चैप्टर एटम चैप्टर में बोर्स परमाणु सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम बोर का हाइपोथेसिस भी कहते हैं। ये अधिकतर हाइड्रोजन परमाणु के लिए सार्थक साबित हुआ है। उसको हम लोग लिमिटेशन में बताएंगे, सीमा में इसके क्या क्या बिंदु है महत्वपूर्ण हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने कहा है कि जितने भी सभी परमाणु के एक केंद्र होते हैं जिन्हें हम नाभिक कहते हैं, जहां सभी धनावेश उपस्थित होते हैं, जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्ष में भ्रमण करते हैं। एक चीज ध्यान रखिए, जैसे इन्होंने कहा, क्या एक बार फिर से समझेंगे। इन्होंने ये कहा कि सभी परमाणु के सभी धनावेश नाभिक में, मतलब परमाणु के केंद्र में उपस्थित हैं। इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो निश्चित संख्या में वृत्तीय कक्ष में भ्रमण करता है। इलेक्ट्रॉन की बात करें, ये माइनस इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो इन्होंने ये कहा, अब ये इलेक्ट्रॉन जब वृत्तीय कक्ष में भ्रमण करता है तो इसके लिए ध्यान से समझेंगे, वृत्त में अभिकेंद्रीय बल होता है। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल। तो अभी हम ये कहें कि अगर वृत्तीय गति ये कर रहा है तो इसके पास एक अभिकेंद्रीय बल होना चाहिए, केंद्र की ओर बल होना चाहिए। खैर, उसकी बात हम लोग करेंगे। जैसे अभी जो समझे, मान लिया जाए कि इन्होंने क्या कहा कि सभी परमाणु के एक केंद्र होते हैं जहां सभी धनावेश उपस्थित होते हैं, और इसी केंद्र पर परमाणु के लगभग कुल द्रव्यमान भी विद्यमान होते हैं इसी केंद्र पर। और ये केंद्र की बात होगी। इसके बाद कहा कि इसके नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्ष में भ्रमण करते हैं, जिसे कक्ष कहा जाता है, कक्ष कहा जाता है। अब ये देखिए, अच्छा ये सुनिए थोड़ा ध्यान से, ये प्लस है और ये क्या है माइनस। प्लस माइनस के बीच में आकर्षण होगा, माने ये प्लस इस माइनस को अपनी ओर खींचेगा, माने केंद्र की ओर खींचेगा। और जब केंद्र की ओर खींचने वाले बल को हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, और ये जो आवेश का जो बल है यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल के रूप में आ रहा है, वैसा इन्होंने ये कहा। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि सभी धनावेश और द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में होते हैं, जिसे हम नाभिक कहते हैं। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्ष में भ्रमण करता है, जिसे कक्ष का नाम भी आप दे सकते हैं, अस्थायी कक्ष भी कह सकते हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि इसके भ्रमण के लिए जो अभिकेंद्रीय बल चाहिए, वो अभिकेंद्रीय बल आवेश के आकर्षण बल से उत्पन्न होता है। अब जैसे हम इसको लिखेंगे, सभी परमाणु में एक केंद्र होते हैं जहां सभी धनावेश एवं परमाणु के लगभग कुल द्रव्यमान उपस्थित होते हैं, और निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्ष में भ्रमण करते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को वृत्तीय कक्ष में
के लिए आकर्षण बल के रूप में वैद्युतस्थितिकी आकर्षण बल प्रभावी होता है जो नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर उत्पन्न प्रतीत होता है। अब ये देखिए ध्यान से। अब जैसे तो अभी आपने ये देखा, तो अभी इन्होंने ये कहा कि जितने भी परमाणु हैं सभी परमाणु के एक केंद्र होते हैं जहां धनावेश और पूरा लगभग द्रव्यमान होता है, और इसी केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वृत्तीय कक्ष में भ्रमण करता है, और जब ये वृत्तीय कक्ष में भ्रमण करता है तो उसके लिए जो अभिकेंद्रीय बल है वो वैद्युतस्थितिकी आकर्षण बल से प्राप्त होता है। अभी देखिए, अब इसके बाद अगर मान लीजिए कि कोई परमाणु संख्या है, माना कि किसी परमाणु का परमाणु संख्या Z है। जब परमाणु संख्या Z है तो प्रोटॉन संख्या भी Z होगा। तो नाभिक का आवेश होगा प्लस Ze, एक प्रोटॉन का एक प्लस E, दो प्रोटॉन का प्लस 2E, तो Z प्रोटॉन का प्लस Ze। तो अब ये देखिए, ये नाभिक हम बना रहे हैं प्लस Ze। इसके बाद ये कक्ष हो गया, इस कक्ष का ये इलेक्ट्रॉन हो गया जिसका माइनस E हम मान लिए। इसके द्रव्यमान को m मान लिए, जो वेग से गति कर रहा है इसको v आप मान लिए। इसकी जो त्रिज्या यहां बन रही है इसको आप r मान लीजिए। अब ये कक्ष, अब यहाँ पे आपको मालूम है कि ये प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण बल लगेगा। उस आकर्षण बल का मान निकालने के लिए F बराबर सूत्र है K Q1Q2/r²। K का मान आप जानते हैं कि 1/4πε0 Q1 1/4πε0 होता है। अब इसके बाद आप निकाल रहे हैं F बराबर K, Q1 की जगह यहाँ प्लस Ze है तो आप Ze लिखेंगे। बल सदिश राशि है, चिन्ह का कोई जरूरी नहीं इसमें। Q2 यहाँ पर E है, बटा में r², दूरी का स्क्वायर है। F बराबर Kze² बटा में r², ये बल मिला। परंतु यह बल क्या है? ये जो बल है आपको ये पता चल रहा होगा कि ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसके बीच का ये आकर्षण बल है। प्लस माइनस को अपनी ओर खींचेगा, मतलब अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर माने केंद्र की ओर खींचेगा। ये जो बल है ये अपनी ओर से केंद्र की ओर खींच रहा है, तो केंद्र की ओर खींच रहा है, इसका मतलब ये जो बल है ये केंद्र की ओर आकर्षण बल है। केंद्र की ओर जो आकर्षण बल होता है उसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अगर अभिकेंद्रीय बल या अपकेंद्रीय बल अगर कुछ होता है तो आपको हमने फर्स्ट ईयर में बताया था कि अभिकेंद्रीय बल का मान क्या होता है, ये सब हमने फर्स्ट ईयर में बताया था। और ये हमने सिद्ध किया था कि अभिकेंद्रीय बल का मान mv² बटा में r होता है। m द्रव्यमान उसका होता है जो वृत्तीय गति में, वृत्तीय पथ में घूम रहा है, v उसी का वेग होता है, r त्रिज्या। अब ये जो है यहाँ पे r दूरी है, इत्तेफाक से यहाँ दूरी और त्रिज्या दोनों एक ही है।
ये एक आर और ये एक आर कट गया, तो ये आपको मिला mv स्क्वायर बराबर kjd स्क्वायर बटा में आर। ये पहले बोर्ड के पहले पॉइंट से हाइपोथेसिस से मिला। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा इन्होंने जो हाइपोथेसिस दिया वो इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग वृत्तीय गति में होता है। हमने आपको बताया था फर्स्ट ईयर में L बराबर PD। तो अब देखिए ध्यान से, उसके बारे में इन्होंने कहा दूसरा पॉइंट। तो दूसरे पॉइंट की अगर आप बात करें कि अगर कोई परमाणु, तो कोई परमाणु जैसे कहने का मतलब ये है, ये प्लस जेड, इसका पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष। अब इन्होंने कहा क्या कि इन्होंने कहा कि हर कक्ष में भ्रमण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का निश्चित कोणीय संवेग होता है। तो इसके लिए हर कक्ष के लिए n माने संख्या कक्ष का, तो इन्होंने ये कहा कि हर कक्ष का अपना एक कोणीय संवेग होता है, और जो उस कोणीय संवेग के मान के बराबर जो इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होगा वही इलेक्ट्रॉन उस कक्ष में भ्रमण करेगा। मतलब इस कक्ष का अपना एक कोणीय संवेग होगा, इसमें घूमने के लिए अपना एक कोणीय संवेग होगा। इसका मतलब क्या है कि जिस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग इस कक्ष में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के बराबर होगा वही इलेक्ट्रॉन यहां पर घूमेगा। तो बोर्ड ने ये बताया क्या कि प्रत्येक कक्ष के लिए इन्होंने कहा कि प्रत्येक कक्ष के लिए एक कोणीय संवेग का कक्ष के लिए बताया कि h बटा 2 पाई के संख्यात्मक गुणनफल, n माने संख्यात्मक गुणनफल के बराबर है, जहां h का मतलब है प्लांक्स स्थिरांक। प्लांक्स स्थिरांक के बारे में द्वैत प्रकृति में बहुत विधिवत पढ़ना है, तो उस समय बताया जाएगा। और इसका मान होता है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, जिसको आप चाहें तो 6.63 भी लिख सकते हैं, -34 जूल सेकेंड। ये कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग है। अब ये कोणीय संवेग की बात करें हम, इसको हम L से स्विच करते हैं, NH बटा में 2 पाई। L कोणीय संवेग को हम L से स्विच करते हैं, NH बाई 2 पाई। ये आपका बोर्ड ने बताया कि अगर पहले कक्ष के लिए बात करें आप तो n की जगह 1 रखेंगे, तो पहले कक्ष के लिए n की जगह 1 रखेंगे तो 1h बाई 2 पाई मतलब h बाई 2 पाई आएगा। तो जिस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h बाई 2 पाई के बराबर होगा वही इलेक्ट्रॉन इस कक्ष में भ्रमण करेगा। अगर आप दूसरे कक्ष की बात करते हैं तो दूसरे कक्ष में n का मान जो है वो 2 रखना होगा, तो ये 2 रखेंगे आप तो 2h बाई 2 पाई होगा। और जिसका ये कहने का मतलब इतना कोणीय संवेग आ जाए, जिस इलेक्ट्रॉन का इतना कोणीय संवेग होगा वो इलेक्ट्रॉन जो है आपका दूसरे कक्ष में भ्रमण करेगा। उसी तरह से इनका कहना यह है कि तीसरा n की बात करें तो ये तीसरे कक्ष की अगर बात n तीसरा 3h बाई 2 पाई, तो ये तीसरे कक्ष है, तो तीसरे कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन भ्रमण कर रहा है यहाँ पे उसका इतना होना चाहिए कोणीय संवेग, वो इन्होंने बोर्ड ने कहा। परंतु हम अपने फिजिक्स के अनुसार जानते हैं कि वृत्तीय पथ में घूमने के लिए L बराबर कोणीय संवेग का मान PD होना चाहिए। P रैखिक संवेग होता है, लीनियर मोमेंटम, और आपको मालूम है कि P का फॉर्मूला P बराबर mv होता है।
द्रव्यमान गुना वेग। तो आप p का वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हैं, तो l बराबर p के जगह mv और d दूरी। अब इधर सुनिए मेरी बात को ध्यान से। तो दूरी कहने का मतलब है कि अगर दूरी की बात करते हैं तो दूरी को आप यहाँ d लिख लीजिए। लेकिन अब एक चीज समझे जाए, जैसे मान लिया जाए कि कोई परमाणु, तो अब आप इस परमाणु की अगर आप त्रिज्या की बात करते हैं, इस कक्ष की, ये इस कक्ष की बात करते हैं, तो आप इसकी त्रिज्या लेंगे दूरी के जगह पे यार। जब आपको दूसरे पे बात करनी है तो आप इसकी त्रिज्या उपयोग करेंगे, तीसरे की बात करनी है तो आप तीसरे की त्रिज्या उपयोग करेंगे। तो दूरी यहाँ पर जो बनेगा वो त्रिज्या के रूप में बनेगा। तो इसका मतलब है कि L का जो सूत्र हो गया L बराबर mv, d के जगह आप त्रिज्या लिखेंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लिया जाए कि कोई परमाणु का ये नाभिक है, इसके चारों ओर जो है ये इलेक्ट्रॉन भ्रमण कर रहा है, चाहे जिस कक्ष की बात करें आप, ये वाले कक्ष की, ये वाले कक्ष की, आप ये ध्यान रखें। तो अब इसकी यहां से दूरी जो लेंगे वो क्या होगी, r होगी। तो यहाँ पे दूरी की जगह आप क्या लिखेंगे, r लिखेंगे, L बराबर mv r। इसको आप मान लीजिए समीकरण 2। अब जैसे एक और दो से mvr बराबर क्या हो गया, NH/2। तो ये दूसरा क्या कहता है, तो बोर परमाणु का दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि वो कोई इलेक्ट्रॉन उस कक्ष में भ्रमण करेगा जिसका कोणीय संवेग h/2 पाई के उसके संख्यात्मक गुणनफल को संतुष्ट करेगा। इस सिद्धांत के अनुसार ये कोणीय संवेग और उसके संख्यात्मक गुणनफल को संतुष्ट किया h/2 पाई के। इस सिद्धांत के अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन उस अस्थायी कक्ष में भ्रमण करेंगे जिस भ्रमण करेंगे जिसका कोणीय संवेग उसके h/2 पाई के संख्यात्मक माने पूर्ण संख्यात्मक गुणनफल को संतुष्ट करेगा। इन यहां पर जो है कल्प संख्या के रूप में इनका जो मान है 1 2 3 4 ऐसे समझ में ही आया। ये कल्प संख्या है जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम संख्या भी कहते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या। इसको आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट इन्होंने ये कहा, तीसरा पॉइंट क्या कहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर ऊर्जा परिवर्तन करता है तो वो अपने कक्ष को भी परिवर्तित कर लेता है। जैसे मान लीजिए कि ये नाभिक है ट्रांसजेडी, आपको हम बता दें कि ये जो है नाभिक से आप दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा वृद्धि होता है। ये इससे इसका इस कक्ष का ऊर्जा अधिक है, इससे इसका ऊर्जा कक्ष का अधिक है। और जैसे ही आप इधर आते हैं, जब उधर ऊर्जा बढ़ा है तो ऊर्जा की कमी होगी,
ऊर्जा कम होगा। अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देते हैं तो वो इधर से इधर जाएगा ऊर्जा देने पर, और ये अगर आप इधर से फिर वो इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ आ गया तो वो ऊर्जा का त्याग करेगा, कम होगा भाई। तो अब इधर देखिए ध्यान से, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन की आप बात करते हैं तो कोई भी अगर आप इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान करते हैं तो वो ये निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्ष में प्रवेश कर जाता है, और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन जो है उच्च ऊर्जा कक्ष से निम्न ऊर्जा कक्ष में आता है तो वो ऊर्जा का ह्रास करता है, और वहां ऊर्जा का जो ह्रास होता है वो ऊर्जा का ह्रास विकिरण के रूप में होता है, ऊर्जा का ह्रास विकिरण के रूप में होता है। और ये द्वैत प्रकृति पाठ में, ड्यूअल नेचर में आप पढ़ेंगे कि जो ऊर्जा परिवर्तन विकिरण के रूप में होता है उस ऊर्जा का सूत्र होता है E बराबर h न्यू, न्यू इसको पढ़ते हैं। तो इधर देखिए ध्यान से, जहां न्यू का मतलब है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, और ये न्यू का जो सूत्र होता है वो C बाई लेमडा होता है, जहां लेमडा का मतलब है तरंग है, H माने प्लांक स्थिरांक। तो जब ऊर्जा का परिवर्तन विकिरण के रूप में होता है तो आप E बराबर h न्यू का उपयोग करेंगे। अब जैसे तो इन्होंने कहा क्या कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके वो निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्ष में प्रवेश कर जाए तो फिर वो एक पॉइंट याद रखिएगा ध्यान से, फिर वही इलेक्ट्रॉन 10 का पावर माइनस 8 सेकेंड के बाद वो अपने कक्ष में नीचे आता है तो उसी समय ये ऊर्जा का विकिरण त्याग करता है। जैसे इधर देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि ये प्लस जेडी नाभिक है, इसके बाद ये कक्ष हो गया, ये भी एक कक्ष बना लेते हैं। अब ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन मान लिया जाए कि ये पहले कक्ष में है, इसका n का मान 1, ये दूसरे कक्ष में n का मान 2, ये तीसरा कक्ष है n का मान 3, इसका ऊर्जा स्तर है E1, इसका ऊर्जा स्तर है E2। अब ये देखिए यहां मान लिया जाए कि कोई इलेक्ट्रॉन है माइनस E है, इसको ऊर्जा दी है तो ये यहां चला गया। तो यहां जाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है 10 का पावर माइनस 8 सेकेंड तक रहेगा, और 10 के पावर माइनस 8 सेकेंड के बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है वापस यहां चला आएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन आप वापस यहां पे चला आएगा तो ये जो है ऊर्जा का त्याग करेगा। तो जो ये ऊर्जा का त्याग करेगा विकिरण के रूप में करेगा, बैल चुंबकीय तरंग के रूप में करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में करेगा। तो ये अब सवाल उठता है कि ये अधिक ऊर्जा है। अभी चीज सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होता है, ऊर्जा होता है, वो माइनस में होता है, कम एनर्जी होता है। ये फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी होता है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये सेकंड का होता है ये माइनस 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग। जैसे आप पढ़े होंगे माइनस 13.6 बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले के लिए ऑर्बिट 1 रखेंगे, दूसरे के लिए आप 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर रखेंगे 4 हो जाएगा, तो ये 4 3 12, 4 3 12 16, 3.4 होगा सर। तो इधर देखिए 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके आसपास। तो कहने का मतलब है कि ये जो है इतना, अब जब ये अधिक ऊर्जा है और ये कम ऊर्जा है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा, तो मान लीजिए कि ये अधिक ऊर्जा पर है, और जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आता है तो वो ऊर्जा का त्याग करेगा। भाई कितना ऊर्जा का त्याग किया, तो इतना में से इतना घटा दो आप, तो इतना ऊर्जा का त्याग किया। यहाँ इलेक्ट्रॉन होने के लिए इसके पास इतना ऊर्जा होना चाहिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन होने के लिए इतना ऊर्जा होना चाहिए। जब यहाँ से यहाँ तक आया इसका मतलब इतना ऊर्जा हो गया, तो कितना भाई उसमें से वो इतना ये त्याग कर दिया। तो जो त्याग कर दिया वो कैसे किया, तो इतना में से आप इतना घटा दो, आप वही त्याग किया। अब इसके बाद सुनिए बात को ध्यान से, तो अगर आप देखिए तो ये जो ऊर्जा स्थानांतरण, ऊर्जा का जो त्याग हो रहा है वो विकिरण के रूप में हो रहा है, और वो विकिरण मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में हो रहा है, और वो जो है E बराबर
E2 माइनस E1 से आप निकालेंगे। लेकिन आप जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में विकिरण के रूप में हो रहा है तो E बराबर एच न्यू, ये जो ऊर्जा स्थानांतरण परिवर्तन होता है E बराबर एच न्यू होता है। तो आप चाहें तो E के जगह क्या लिख सकते हैं, एच न्यू बराबर E2 माइनस E1। दूसरे कक्ष में से आप पहले कक्ष में से इसका घटा देंगे। अभी देखिए ध्यान से, ये ऊर्जा त्याग की होगी। तो अभी सुनिए, तो इन्होंने यही कहा तीसरे पॉइंट में, यदि कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करता है तब वह निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्ष में प्रवेश कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। और यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्ष से निम्न ऊर्जा कक्ष में नीचे आता है, मतलब प्रवेश करता है, तो वह ऊर्जा का त्याग करता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के परिवर्तन पर कक्ष परिवर्तित कर देते हैं। मतलब निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्ष में, निम्न से कहां चला जाए, उच्च ऊर्जा कक्ष में। तो इसका मतलब है कि ऊर्जा ग्रहण करेगा, ऊर्जा ग्रहण करेगा, ऊर्जा ग्रहण करेगा तो निम्न से कहां जाएगा, उच्च में। जब ऊर्जा, अगर वो इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्ष से निम्न में आता है तो ऊर्जा त्याग करेगा। तो ये त्याग और ग्रहण, ये जो यहाँ त्याग हो रहा है वो विकिरण के रूप में हो रहा है, जिसका एच न्यू जो होगा वो व्यंजक होगा, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखिए, अब हम हाइड्रोजन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है उसका कुल ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करने जा रहे हैं। फिर हम परमाणु का भी ऊर्जा, सारे परमाणु के लिए भी कक्ष का ऊर्जा निकालेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसे हाइड्रोजन जिसका परमाणु संख्या 1 होता है, तो प्रोटॉन संख्या भी 1 होगा, तो 1 होगा। इसका मतलब है नाभिक का आवेश होगा प्लस ही, नाभिक में आवेश जो होगा एक प्रोटॉन का आवेश प्लस ही होगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन संख्या की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन संख्या भी इसके 1 ही है। इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होगा वो होता है माइनस ही। ये कहां होगा भाई, तो ये कक्ष में होगा, कक्ष में होगा। तो अब उसको बनाते हैं हम प्लस ही, और ये कक्ष की ऊर्जा की बात करें आप, ये माइनस ही। ये द्वितीय गति में भ्रमण कर रहा है, द्रव्यमान m वेग v, इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है, r है, इसकी त्रिज्या r है।
तो अब आप जानते हैं कि ये जो प्लस है और ये माइनस है, इनके बीच में एक आकर्षण बल लग रहा है, केंद्र की ओर ये खींच रहा है, वो अभी केंद्रीय बल हो गया। आपको मालूम है कि ये बल आकर्षण बल आवेश का बल है, तो इसके लिए सूत्र Q1Q2 क्या होगा, आर स्क्वायर। ये बल है आकर्षण केंद्र की ओर के स्थिरांक है जिसका मान 1/4πε0 लिखेंगे आप, जरूरत होगा तो। Q1 की जगह प्लस ही है तो साइन नहीं लिखेंगे आप, Q2 की जगह माइनस ही है, साइन नहीं लिखेंगे आप, बटा में इनके बीच की दूरी का स्क्वायर तो आर स्क्वायर, तो F बराबर हुआ K स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर। ये बल है। ये कैसा बल है, तो यह आकर्षण बल है। यह आकर्षण बल, ये प्लस है, ये माइनस को खींच रहा है अपनी ओर। किधर खींच रहा है, तो आकर्षण बल केंद्र की ओर है, बराबर तो केंद्र की ओर के आकर्षण, केंद्र की ओर जो बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल। K स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर। अभी हमने बताया था अभिकेंद्रीय बल बराबर mv स्क्वायर बटा आर होता है। m द्रव्यमान जो गोल घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है भाई, उसी का द्रव्यमान v स्क्वायर और बटा में उसकी त्रिज्या जो है r है। एक आर से एक आर कट गया, ये कैंसिल है। ऐसा करते हैं, दोनों ओर 1/2 से गुणा कर लेते हैं, क्या फायदा है मालूम चलेगा। 1/2 इधर भी, हाफ mv स्क्वायर गतिज ऊर्जा का सूत्र है, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा निकल गया। स्थिति ऊर्जा निकालते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी इसको कहते हैं। इसका सूत्र है 1/4πε0 इंटू Q1Q2/R, पीछे भी बताए थे। 1/4πε0 को हम K मान लेते हैं। Q1 पहला आवेश है इसका, प्लस ही ऊर्जा अदिश राशि है, इसे चिन्ह लिखेंगे आप, प्लस ही। Q2 दूसरे का आवेश माइनस ही, चिन्ह लिखेंगे आप। अब बटा में दूरी, प्लस माइनस माइनस, K स्क्वायर बटा में R, ये स्थिति ऊर्जा मिल गया। अब इसके बाद आप इसका कुल ऊर्जा निकालेंगे, तो कुल ऊर्जा निकालने के लिए गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा जोड़ देंगे। तो कुल ऊर्जा बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मान K²/2R, पोटेंशियल एनर्जी का मान माइनस K² बटा में R, प्लस माइनस माइनस K² बटा R कॉमन ले लीजिए आप, 1/2 माइनस 1। कुल ऊर्जा टोटल एनर्जी निकाल रहे हैं हम लोग। आधा में से एक घटेगा तो आधा बचेगा, लेकिन माइनस बड़ा है, माइनस गुना कर लीजिए 1/2 K² बटा में R, माइनस K² बटा में 2R लिख सकते हैं आप। ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा मिला, K का मान चाहे तो 1/4πε0 E²/2R, माइनस गुना कर लीजिए आप, 4 दूनी 8 πε0R। इलेक्ट्रॉन का कुल ऊर्जा मिला, ये क्या मिला, प्लस में कि माइनस में, तो माइनस में, छोटा वैल्यू। अब उसके बाद थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कोई अगर इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा 20 जूल कर दे, 28 जूल कर दे, 18 जूल कर दे, इसका मतलब ये है कि गलत है वो,
इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा जो है वो प्लस में नहीं होगा, बड़ा भी नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में माइनस में आएगा, तो पावर इसका माइनस में रहेगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, तो ये हुआ। अब इसके बाद जो है हर चीज का कॉन्सेप्ट और सही कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है, इसलिए न्यूमेरिकल वगैरह। इसके बाद जो है अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन का वेग निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन का वेग निकालने के बाद सभी परमाणु के लिए कक्ष में उनके लिए ऊर्जा निकालेंगे। अभी ये हाइड्रोजन के लिए केवल ऊर्जा था, अभी श्रेणी पढ़ना है, तो इसमें जो टॉपिक है वो टॉपिक वाइज पूरा बताने के बाद हम आगे जो बताएंगे उसके बाद जो है बहुत सारे कंपटीशन के न्यूमेरिकल भी बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरह से पढ़िए।